गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। ग्रीस संकट गहराने और चीन के बाजारों में गिरावट से पूरा कमोडिटी मार्केट पैनिक में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम 4 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। कॉमेक्स पर ये $11.55 के नीचे है। वहीं चांदी में गिरावट ज्यादा है और इसका दाम $15 के नीचे आ गया है। कच्चे तेल में भी बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये 3 महीने के निचले स्तर पर है। नाइमेक्स पर WTI क्रूड $52 और ब्रेंट का दाम $57 के भी नीचे आ गया है। अमेरिका में आज क्रूड की इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आने वाली है, इस पर भी नजर रहेगी। वहीं LME पर कल भारी गिरावट के बाद कॉपर में हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन भाव पिछले 5 महीने के निचले स्तर पर है। कल घरेलू बाजार में भी सोना, चांदी और बेस मेटल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज यूरो के मुकाबले डॉलर 1 महीने की ऊंचाई पर है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़क गया है। इस बीच यूरोजोन ने ग्रीस को कर्ज चुकाने का नया प्रस्ताव देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। रविवार को फिर से यूरोजोन की बैठक है, लेकिन ग्रीस का भविष्य तब रविवार तक तय होगा। लेकिन देखते हैं आज घरेलू कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं। सोने का भाव 26,052 रुपए पर हरे निशान पर फिलहाल भारतीय बाजार में सोना खुल रहा है। चांदी पर नजर डालते हैं। 34,500 के भाव पर चांदी में हमें दबाव देखने को अभी तक मिल रहा है। क्रूड 3,319 के भाव पर हरे निशान पर खुलते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल नेचुरल गैस की बात करते हैं। 172 रुपए 40 पैसे के साथ नेचुरल गैस ओपन हो रहा है। दबाव है यहाँ पर। हाँ, मेटल आज इनका खासा नजर रहने वाली है। कॉपर देखिए लाल निशान के साथ 345 पर खुल रहा है। आज सारे ही बेस मेटल्स, हाँ निकल में हमें अभी मजबूती देखने को जरूर मिल रही है। 692 रुपए 20 पैसे पर निकल ओपन हो रहा है। वहीं एल्युमिनियम 103 रुपए 95 पैसे के साथ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। एल्युमिनियम में कमजोरी नजर आ रही है। लेड भी कमजोर, 109 रुपए 25 पैसे पर लेड ओपन हो रहा है। अभी फिलहाल जिंक भी 123 रुपए 25 पैसे पर खुलता हुआ। सोयाबीन में हमको दबाव दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज में सबसे पहली कमोडिटी हम आपके सामने सोयाबीन 3,410 कमजोर शुरुआत सोयाबीन में नजर आ रही है। वहीं मस्टर्ड भी 4,125 के साथ कमजोरी और दबाव के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा मेटल्स में दबाव है और अभी तक जो एग्री कमोडिटीज हमारे सामने आए हैं सभी लाल निशान के साथ खुल रहे हैं। कैस्टर सीड 3,909 कमजोर शुरुआत कैस्टर सीड में भी आज सुबह देखने को मिल रही है। गेहूं भी दबाव के साथ लाल निशान पर खुल रहा है। कमोडिटी बाजार आज कैसे मूव करते हैं इस पर नजर खास रहने वाली है। शुगर में हम थोड़ी सी जरूर मजबूती देख रहे हैं, लेकिन देखिए जीरा फिर लाल निशान के साथ 15,900 के साथ खुल रहा है। तो आज कमोडिटी बाजार पर खास नजर रहने वाली है। धनिया भी 11,995 के साथ लाल निशान के साथ खुल रहा है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं डेस्टिमनी कमोडिटीज के मनीष शर्मा। गुड मॉर्निंग मनीष। सोना लगातार गिर रहा है इस लेवल पर, आज आप क्या करने की सलाह देंगे सर? सपोर्ट जरूर है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिहाज से यहाँ पर बाय करने की सलाह दूंगा। 25,800 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पॉसिबल है एक बार ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है। 26,300 26,400 के आसपास लेवल देखने को मिलते हैं। चांदी में सोने से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी में आप इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे? चांदी में भी आप जो कल के आसपास के लो थे 34,000 के आसपास, वहां अगर मिलता है उसके आसपास तो जरूर वहां पे एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। ओवरऑल 34,000 का एक मेजर सपोर्ट है चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। बाकी उछाल आता है तो वहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा। ओके, अब क्रूड का आउटलुक कैसा है सर? आज इन्वेंट्री डेटा आएगा, क्या करे क्रूड में? हम लगातार क्रूड की कीमतों को लेकर के ग्लोबल से लेकर डोमेस्टिक बाजार में एक टेंशन देख रहे हैं। क्रूड में क्या आउटलुक है? क्रूड में काफी ज्यादा पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा वोलाटिलिटी हमने देखी है और मेजर डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी। 3,700 एक मेजर सपोर्ट लेवल था जिसके टूटने के बाद एक बड़ा फॉल हमने देखा। यहाँ पर कोई भी उछाल आता है तो किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करने की सलाह होगी। बाकी ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 3,320 के आसपास शॉर्ट करने की सलाह होगी। 3,380 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें
और नीचे में पॉसिबल है एक बार 3200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मनीष जी, बेस मेटल्स में हम पैनिक देख रहे हैं, क्या हालात इतने खराब हैं कि मेटल टूटते ही जा रहे हैं, और आज के लिए क्या सलाह होगी? कौन से मेटल आपके रडार में रहने वाले हैं और क्या रणनीति आप सलाह देंगे? जी, बेस मेटल्स में अगर देखें पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ा फॉल हम देख चुके हैं। एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस जरूर देखने को मिलेगा हमें सारे बेस मेटल्स में, बट उस शॉर्ट कवरिंग बाउंस को एज ए शॉर्ट पोजीशंस बनाने की अपॉर्चुनिटी एज ए यूज करना चाहिए। और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह दूंगा जो भी उछाला था उसमें। तो शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं मनीष आपको मेटल्स में। आज के लिए हमने देखा एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सभी लाल निशान के साथ आज खुले हैं। लेकिन बात करेंसी पर भी कर लेते हैं मनीष जी से। करेंसी खास करके रुपए पर आपका क्या नजरिया है? पिछले कई हफ्ते से ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, आगे की चाल कैसी रह सकती है? जी, रुपए में अगर आप देखें ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में अभी हमें लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए रुपया भी अगर आप देखें 6340 6350 एक नीचे बेस है और ऊपर में 64 के आसपास इसी 50 पैसे की रेंज में है ओवरऑल। यहाँ पे 6340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और एक बार पॉसिबल है कि यहाँ पे 64 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, लेकिन मनीष जी, सोना जो है वो 26,000 के नीचे आ गया है। ये है ब्रेकिंग न्यूज हमारी स्क्रीन पर, लगातार दबाव बढ़ता हुआ। इसमें आप कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे क्या आज के लिए? जी, ओवरऑल मैंने 25,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और बाय करे। अगर 25,800 के नीचे चला जाता है तो इसमें एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जहां पर 25,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो 25,700 के एक स्टॉप लॉस को वॉच करने के लिए कह रहे हैं आपको यहाँ पर मनीष शर्मा जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जब बाजार खुले हमने आज देखा कमोडिटी बाजार खासा दबाव में है और एक सोने में हम लगातार देख रहे हैं लुढ़क रहा है और 26,000 के नीचे चला गया है। आज सोना 25,982 पर 4 महीने के निचले स्तर पर भाव। सोने के साथ चांदी में भी हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1155 के नीचे फिसला है और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है डोमेस्टिक बाजारों में भी। 26,000 से नीचे 25,982 पर सोना आते हुए, और ये बाजारों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है। सिल्वर में भी हम दबाव देख रहे हैं। जानकारों को एग्री कमोडिटी में कमाई के मौके दिख रहे हैं। इंजन कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडीएक्स पर आज गुआर के जुलाई वायदा में 4,360 रुपए पर बिकवाली करे। नीचे में भाव 4,180 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 4,440 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी है सोया तेल। इसमें आगे और गिरावट आ सकती है, इसलिए इसके अगस्त वायदा में 578 रुपए पर बेचने की सलाह दी जा रही है। नीचे में भाव 565 रुपए तक गिर सकता है। इसमें आपको 581 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। तो चाइना के बाजार में हमें जो सेल ऑफ प्रेशर दिखा है उसका असर भारतीय बाजार में भी नजर आया। सुबह बाजार जबरदस्त गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन अब अपने निचले स्तर से रिकवरी जरूर आ रही है, लेकिन तब भी बाजार 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 27,992 पर 178 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 57 अंक कमजोर 8,452 के स्तर पर निफ्टी है। कल हमने निफ्टी को देखा था 8,500 के एक लेवल को तोड़ते हुए, लेकिन आज उससे नीचे 8,452 पर निफ्टी। मिड कैप भी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं 13,468 के आसपास, और बैंक निफ्टी 18,653 लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। 145 अंक गवा चुका है बैंक निफ्टी। हालांकि सुबह जो हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी उससे थोड़े से ऊपर आते हुए बाजार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 923 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं और 139 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, यानी फिलहाल ये रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है। निफ्टी में जो शेयर सबसे ज्यादा जिनमें हम आज दबाव देख रहे हैं उसमें वेदांता, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को और केन इंडिया के नाम शामिल हैं। ये सारे ही शेयर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील भी दबाव में, येस बैंक, एनएमडीसी, अंबुजा सीमेंट, ये सभी आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। कुछ जो अच्छा कारोबार कर रहे हैं गेनर्स हैं निफ्टी के, उनमें
HUL, BPCL, HCL टेक और ONGC जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब हमने देखा तो ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं, इसीलिए कमी है जो बढ़ने वाले शेयर हैं। और चीन में तेज गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में भी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की रुचि शर्मा का मानना है कि पिछले कुछ महीनों की जोरदार तेजी के बाद चीन के बाजार महंगे हो गए और इस तेजी के पीछे कोई फंडामेंटल वजह नहीं है, इसलिए करेक्शन के बाद ही खरीदारों के मौके बढ़ेंगे। If the economy can grow at 5 to 7% over the next couple of years, there will always be some opportunities. It's a large enough market. But the entire point here is that given the amount of debt that China has accumulated, the fact that it can grow at anywhere close to those rates is now being seriously questioned. And I think that the valuations also matter, that outside a few large cap stocks in China, the entire market is trading at extremely high valuations, and those valuations need to correct a lot more before they really become a buying opportunity. If you look at the entire up move which has happened in this market over the past 12 months, it had absolutely no fundamental basis. And we have all lived through many bubbles in the past, and this bubble in China meets all the checklists of a classic mania and a bubble. In fact, in some ways, it's the most extreme bubble I have seen in the last 20 or 30 years, because there was no fundamental basis for this massive rally to take place, given how weak the Chinese economy is, and given the amount of margin debt which has been accumulated in such a short span of time. In fact, today, the amount of margin debt in the Chinese stock market is higher than any market in history. तो चीन में क्लियरली दबाव दिख रहा है और ये पूरे एशियन बाजारों को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। भारत में भी आज हमने देखा सुबह बाजार काफी डाउन ट्रेंड के साथ खुले थे। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ सौदा आपका में हम जुड़ गए हैं नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा। गुड मॉर्निंग मानव जी, आप निफ्टी में क्या करने की आज सलाह देंगे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आज? मानव गुड मॉर्निंग, मैं आपसे निफ्टी के बारे में समझना चाहती हूँ, कौन से लेवल्स पर आपकी नजर है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आज आपकी? देखिए, जो लेवल्स रहेंगे अपसाइड में है अराउंड 8500 8550 का अपसाइड में रहेगा। रेजिस्टेंस एंड डाउनसाइड 8400। आई थिंक ये एक बैंड बना रहेगा मार्केट्स में। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर निफ्टी यही रेंज में रहता तो एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज आने की संभावना है। ओके, तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं मानव, और बाजार को चिंताएं हैं चाइना से, साथ में मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है और ये है रिजल्ट सीजन। इन सारे फैक्टर्स पर बाजार नजर रखेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में? इन सवालों का जवाब हम आपको देते हैं सौदा आपका में। मेरे साथ सुभाष जी हैं दिल्ली से। नमस्ते सुभाष जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप हमारे मार्केट एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्ते। अच्छा मैडम, मेरे पास आइशर मोटर 10 शेयर 22,000 पे। ओके। और 300 शेयर हैं 1620 पे अजंता फार्मा के। जी। और मैडम, अगर आप खरीदना हो आइशर मोटर खरीदना चाहिए या ये खरीदना चाहिए, टेक महिंद्रा खरीदना चाहिए? 3-4 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ। ओके ओके, तो आप और अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, आयशर मोटर और टेक महिंद्रा में चॉइस करना चाहते हैं। मानव, आपने सुना आयशर मोटर इनके पास है, 10 शेयर हैं 22,000 रुपए में, साथ ही में अजंता फार्मा भी इनके पास है। क्या होगी इन दोनों के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझाइए, और अगर ये ऐड करना चाहते हैं आयशर मोटर, क्या सही लेवल्स देख रहे हैं आप, या टेक महिंद्रा में भी इनकी रुचि है? जी बिल्कुल, पहले आइशर मोटर्स के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक एक्चुअली काफ़ी टाइम से एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये स्टॉक में जिस लेवल से ये एक बार गिरावट आ चुकी है, यहाँ से थोड़ा और नियर टर्म पर्सपेक्टिव में एक शॉर्ट टर्म डिप आ सकता है फॉर अनदर 2 और 3%, बट ओवरऑल ये स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरी इन्हें सलाह रहेगी कि आइशर मोटर्स में नियर टर्म पर्सपेक्टिव में अगर चाहे तो होल्ड करके रख सकते हैं। अजंता फार्मा इनफैक्ट काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा एक मूव देख चुके हैं हम लोअर लेवल से, एंड आगे जाके ये स्टॉक एटलीस्ट 1700 लेवल्स 1650 to 1700 लेवल्स के स्तर आने की संभावना रहेगी नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अजंता फार्मा काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड में रहा है एंड एक ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि अजंता फार्मा से एक अपसाइड में अगर इन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो ज़रूर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में से एग्जिट करें। एंड अगर उन्हें कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स इनफैक्ट एक बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा एट दी करंट
लेवल्स अगर इन्हें कुछ नियर टर्म पर्सपेक्टिव टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, ये स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छा डिक्लाइन दिख चुका है एंड अभी भी 400 स्तर के आसपास आ चुका है 600 के लेवल से गिर के, सो इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। एंड जैसे इन्होंने कहा टेक महिंद्रा भी इन्हें पसंद है, ये लेना चाहते हैं, तो टेक महिंद्रा मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि फेज माइनर में लीजिए, बिकॉज अभी भी ये स्टॉक में एटलीस्ट 5% डाउनसाइड देखने मिल सकता है। बट टेक महिंद्रा में अगर इन्हें अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो एटलीस्ट अपना जो इनका टाइम होराइजन है वो एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 मंथ्स रखेंगे तो इन्हें अच्छे रिटर्न आने की संभावना रहेगी। ओके, और अब एक अहम खबर इस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है एफआईआई से, और एपी शाह कमेटी अपने सुझाव जो है वो इस महीने सबमिट कर सकती है, और शाह कमेटी मैट मामले में एफआईआई के लिए राहत की बात कर सकती है, मैट नहीं लगाने की सिफारिश कर सकती है शाह कमेटी, और ये है अभी की सबसे बड़ी खबर। इससे जुड़े और डिटेल्स हम आप तक लेकर आएंगे। शाह कमेटी एफआईआई पर मैट नहीं लगाने की सिफारिश कर सकती है, इस महीने के अंत तक ये बातचीत कर करके ये अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, और एफआईआर के लिए ये एक बड़ी खबर साबित हो सकती है। इस खबर से जुड़ी और डिटेल्स हम आप तक लेकर आएंगे आगे सौदा आपका में। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आगे साथ ही में आपके लिए हम हाजिर करेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट भी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। स्टील कंपनियां आज फोकस में है। दरअसल सरकार फ्लैट स्टील प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। स्टील कंपनियों के लिए ये कितनी राहत की खबर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है उत्तम गालवा के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित मिगलानी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिगलानी। स्टील कंपनियों को इस कदम से कितना फायदा होते हुए आप देख रहे हैं, क्या है आपका आकलन? गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, ये काफी वेलकम रिलीफ होगा स्टील इंडस्ट्री के लिए। ग्लोबल स्टील प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, और आयरन और माइनिंग बैन की वजह से काफी प्रेशर है हमें स्टील प्राइसेस का। 5% ड्यूटी बढ़ने से कुछ $17 का फर्क पड़ता है हमको, जो कि एक 1100 रुपए का फर्क आएगा स्टील प्राइसेस में, कॉस्टिंग में, जिससे काफी रिलीफ मिलेगा स्टील इंडस्ट्री को। ओके, आप लोगों की मांग क्या रही थी, और क्या वो मांग इससे कदम से पूरी हो रही है, या आपको लगता है इसे और बढ़ाने की जरूरत थी? जी, हमारी करंट मांग 15% ही थी, क्योंकि बजट में 15% की रैटिफिकेशन हो चुकी है। यदि इसको 15% से और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो हमें वापस पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा उसको रैटिफाई कराने के लिए। परंतु पिछले बजट में ड्यूटी 15% तक ले जाने की एनेबलिंग रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी। साथ ही अंकित, आज हम चाइना में जो प्रेशर देख रहे हैं उसका असर स्टील कंपनियों पर आप कैसे गेज कर रहे हैं? क्या उसका असर आप लोगों पर भी पड़ेगा? जी बेशक, इसका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इंडियन स्टील इंडस्ट्री पे। चाइना से काफी इंपोर्ट आ रहे हैं इंडिया तक, और चाइना में प्रेशर होने की वजह से इंपोर्ट के प्राइस और गिर सकते हैं। तो आगे जाते हुए हमें लगता है कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री को भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे ग्लोबल स्टील से मैच करने के लिए। शुक्रिया अंकित मिगलानी हमारे साथ थे। उत्तम गालवा के सरकार ने फ्लैट स्टील प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है, और इसे स्टील इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है इस पर बातचीत करते हुए राहत की खबर है डेफिनेटली स्टील इंडस्ट्री के लिए, और इसका असर आज हम स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। लेकिन हाँ, चाइना से प्रेशर भी इन स्टॉक्स पर नजर आएगा आज दिन में। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करें। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधे चलते सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। ट्रेडिंग लीग
में बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है और जबरदस्त ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट का मूव किधर भी हो लेकिन कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जोरदार कमाई चले। एक बार नजर डालते हैं कि ट्रेडिंग लीग में इस समय ताजा सूरत हाल क्या है, किस तरह की मौजूद है। तो ट्रेडिंग बोर्ड पर अगर आप देखेंगे नजर तो महेश जगनानी 146% के शानदार रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद रमेश पटेल भी है 58%, लेकिन 150% की कमाई महेश कर चुके हैं यहाँ पे अब तक का इनका ये आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन विमेन वाले ट्रेडिंग बोर्ड पे नजर डालें तो उसमें सेजल जो है वो 23% का अच्छा रिटर्न कमा रही है, क्योंकि मार्केट को बहुत अच्छी तरह से बीट कर पा रहे हैं। वहीं मीना भी 19% के साथ नंबर 2 की पोजीशन पे बनी हुई है। कमोडिटी में एक बार नजर डालें, बहुत हरकत में आज कमोडिटी क्रैश दिख रहा है चाइना की वजह से, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे प्रशांत तिवारी को देखिए 47% की शानदार रिटर्न यहाँ पे कमा रहे हैं, यानी चाहे मार्केट जो जिस तरीके से वोलेटाइल हो रहा है कमोडिटी का, उसमें भी कमाई करने में पीछे नहीं है। तो जबरदस्त कमाई 47% की है। रैंक देखते हैं कैसे पायदान ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रेडिंग बोर्ड में पहला जो आ रहा है उसमें शशिकांत 34वीं रैंक से गिर के 1742वीं रैंक पे पहुंच गए, जोरदार गिरावट वहां पे दिखी। लेकिन उसी के उलट आप देखिए 1691 से दूसरे पायदान पे पहुंच गए रमेश पटेल। तो यहां पे भी मार्केट की तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है। और विमेंस वाले में अगर आप देखेंगे तो रितु शाह 39वीं रैंक में थी, जो अब गिर के 563वीं रैंक में पहुंच गई हैं। लेकिन मंजू अग्रवाल 544 से 23वें पायदान पे चढ़ गई। तो यहां पे भी काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। कमोडिटी के मूवर्स एंड शेकर्स में देखेंगे तो इसमें जो है दूसरी रैंक पे थे पुथु कुनेल, अब वो बढ़ के 45वीं मतलब गिर के 45वीं रैंक पे पहुंच गए। वहीं जया 8वीं रैंक से गिर के 51वीं रैंक पे पहुंच गई। यानी कमोडिटी में जिस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है वो आपको मूवर एंड शेकर्स यानी रैंक्स में भी दिख रहा है, किस तरीके से ऊपर नीचे यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। लेकिन आईटीएल में आप भी कमा सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक का, अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं। आपको हिस्सा लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि indiantradingleague.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही रखें, आप उसके बदले शेयर भी रख सकते हैं। और आपको बता दें ये पूंजी बिल्कुल भी आपकी जो है ट्रेडिंग के लिए होगी, उसके ऊपर जो भी आप बड़े से बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए लगेगा, यानी बहुत कम ब्रोकरेजेस पे बड़ा मुनाफा, जैसा कि आपने देखा लोग कमा रहे हैं, साथ ही इनाम जीतने का शानदार मौका भी आपके पास है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। चीन के बाजार में भारी गिरावट की वजह से ट्रेडिंग रोकी गई, मार्जिन ट्रेडिंग नियमों में सख्ती से बाजार में घबराहट। चीन की चिंता से भारतीय बाजार पर भी दबाव, सेंसेक्स निफ्टी 0.5% लुढ़ के, मेटल, ऑटो और बैंक शेयरों में बिकवाली। कमोडिटी बाजार में भी उठापटक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का, कॉमेक्स पर भाव $1155 के नीचे, चांदी $15 के नीचे, बेस मेटल्स में भी भारी गिरावट। कच्चे तेल में भी बिकवाली हुई हावी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड, नाइमेक्स पर भाव $52, ब्रेड $57 के नीचे। और फ्लैट स्टील इंडस्ट्री को सरकार दोबारा दे सकती है बड़ी राहत, इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर की जा सकती है 15%, आवाज एक्सक्लूसिव। और अपनी एक्सक्लूसिव खबर पर ही सबसे पहले बात करेंगे। स्टील कंपनियां आज फोकस में है। दरअसल सरकार फ्लैट स्टील प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर सकती है। हमारे साथ हैं इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एनसी माथुर। माथुर साहब, गुड मॉर्निंग। अगर ये कदम उठ जाता है, एक तरह से सैद्धांतिक सहमति तो बन चुकी है वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय में, लेकिन अगर ये कदम उठाते हैं तो आप किस तरह का फायदा देख रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के लिए इसमें? इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एनसी माथुर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर माथुर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ, थैंक यू। हाँ, आवाज आ रही है आपकी मेरे पास। जी सर, अगर 10% से इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी जाती है, इस पर एक तरह से सैद्धांतिक सहमति दोनों मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय में बन चुकी है, ये कदम उठता है तो आप इसका फायदा किस तरह से देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए? मैं आपको स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं
वो हमारी डिमांड का 40% है। तो वो इतना ज्यादा हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है कि सारी कंपनियां लॉस में हैं। और इसलिए जिंदल की कंपनी है या शाहलॉय है या सेलम स्टील प्लांट है, सब में ह्यूज लॉसेज हैं। तो उसमें ड्यूटी 7.5% ही है। आज की रेट में भी जो 10% बढ़ाई थी वो कार्बन स्टील पे थी। तो एक तो ये सवाल है कि 40% अगर हमारा इंपोर्ट हो रहा है और इतने लॉसेज हो रहे हैं तो उसकी ड्यूटी 7.5 से 15% करना बहुत लाजमी है। और इतना बैंकों का लोन है इंडस्ट्री के ऊपर। एक पहला सवाल तो इसका जवाब ये है। दूसरा क्या है कि चाइना इतना ज्यादा इंपोर्ट इंडिया में कर रहा है, स्टेनलेस स्टील भी, दूसरे स्टील भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 50,000 टन 3-4 साल पहले आता था चाइना से, अभी 2.5 लाख टन आ रहा है। बाकी कोरिया से और ताइवान से, आपका जापान से और भी देशों से आ रहा है। तो करीब 4.5 लाख टन इस साल इंपोर्ट होगा और डिमांड है करीब 1 मिलियन टन 10 लाख की। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडस्ट्री के लिए। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसको। जी, तो क्या आपको लगता है कि 15% करना सफिशिएंट है या इससे ज्यादा करेंगे तब बात बनेगी, या आपको लग रहा है ये कदम भी सकारात्मक कदम है? मैं समझता हूँ अगर 15% है तो आज की डेट में क्लियर कट मैसेज वर्ल्ड वाइड जाएगा। और 15% का क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिया हुआ है, तो उससे ज्यादा बढ़ाने में अभी शायद वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। 15% बढ़ाना इज ए गुड मैसेज। एंड और बाहर के देश में भी जहां भी इस तरह की समस्या होती है वो ड्यूटी जरूर लगाते हैं। आप 6 महीने 1 साल बाद रिव्यू करके देख लीजिए अगर क्या सिचुएशन है। और दूसरा एक नया मुद्दा इसमें एक और जो सामने आ रहा है, वो छोटे छोटे जो उद्योग हैं जो कि बर्तन बनाते हैं, उनका रॉ मटेरियल होता है नैरो स्ट्रिप, वो बनाते हैं, उसके सर्कल काटते हैं। अब चाइना से सर्कल आने लग गए, तो वो जो छोटी इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी एक खतरा बना हुआ है। ये 15% ड्यूटी से उनको भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी। चलिए, तो स्टील कंपनियों को मिल सकती है राहत। जब वित्त मंत्री अपने विदेश दौरे से लौटेंगे तो ये कदम उठ सकता है। मात्र साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। और स्टील इंडस्ट्री को हो सकता है आने वाले समय में फायदा, जब वित्त मंत्री लौट कर आएंगे तो ये बात चल रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को फ्लैट स्टील पर 10 से 15% बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ वक्त हो गया है सौदा आपका में ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही चाइना में जो पैनिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है डोमेस्टिक बाजारों के लिए, हमारे बाजारों के लिए, ये भी समझेंगे। चीन के बाजार में कारोबार बंद कर दिया गया है। भारी गिरावट के बाद वहां ये फैसला लिया गया है। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं अपने सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप जी, चीन के बाजारों में जबरदस्त हम उठापटक देख रहे हैं, और इस गिरावट के पीछे क्या वजह है? जिस तरह से हमने वहां के बाजारों में गिरावट देखी है, उस भारी गिरावट के चलते जो पैनिक पैदा हुआ है, कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों तरफ गिरावट देखी जा रही थी। और इसको देखते हुए वहां पर ट्रेडिंग हॉल्ट करने का फैसला लिया गया है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। जैसे कि हम आपको कल से बता रहे हैं कि लगातार कई सारी कंपनीज में ट्रेडिंग बंद हो गई। कल दिन के दौरान करीब 1/4 कंपनीज में ट्रेडिंग बंद हुई थी, और आज शुरुआत में ही तकरीबन 40-45% कंपनियों में ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी। लेकिन फाइनली ये ट्रेडिंग हॉल्ट का फैसला लेना पड़ा है। जिस तरह की गिरावट आई है, अगर हम आपको इसका अंदाजा दें तो 12 जून से वहां के बाजार गिर रहे हैं। शंघाई उस वक्त 5200 के आसपास के लेवल पर था, और वहां से जो गिरावट आई है 30% की गिरावट हम देख चुके हैं शंघाई में आते हुए। और इस दौरान तकरीबन $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप साफ हो गई है। $3 ट्रिलियन भारत के जीडीपी का 1.5 गुना होता है। चाइना के खुद के जीडीपी का करीब 50% होता है। तो जब इस तरह का लॉस निवेशकों को आए, और अगर वो मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उनका क्या हाल होगा यह आप सोच सकते हैं। अगर आपको हम इसका भी अंदाजा दें कि मार्जिन ट्रेडिंग किस तरह से वहां बढ़ी है, पिछले साल भर के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग डबल हो गई। कुल मार्केट का करीब 9% जो ट्रेड है वो मार्जिन ट्रेडिंग के बल पे हो रहा था। और इतना ज्यादा सट्टेबाजी हो रही थी कि 2007 के मुकाबले में हाल के दिनों का अगर आप टर्नओवर कंपेयर करें तो करीब 10 गुना हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी सट्टेबाजी में सरकार भी काफी हद तक इंसेंटिव दे रही थी, प्रोत्साहन दे रही थी। लेकिन उसके बाद जब लगा कि बात शायद हाथ से निकलती जा रही है, तो जून के महीने में सरकार ने मार्जिन ट्रेडिंग पे कुछ कर्ब लगाए, कुछ रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन बाजार ठंडा होने की जगह बिल्कुल क्रैश हो गया।
जी, और साथ ही अब हम जैसा कि आप बता रहे हैं सरकार इसे मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या बात इतनी बिगड़ चुकी है कि ये इस बात को बनने में टाइम लगेगा या सरकार मैनेज कर पाएगी इस सिचुएशन को? अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जिस तरह के हो गए थे, करीबन 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास तक पहुंचते हुए नजर आए, तो एक तरीके से वहां के जीडीपी का करीब 1.5 गुना मार्केट कैप हो चुका था। भारत के बाजारों में आज की तारीख में आप देखें तो मार्केट कैप जीडीपी के आसपास है या इससे कम है, तो एक बबल जो क्रिएट हुआ वो काफी बड़ा था। अब हाल के दिनों का इस वक्त का जो असेसमेंट आ रहा है, कुछ खबरें निकल कर आई हैं कि तकरीबन 500 बिलियन डॉलर की मदद की जरूरत है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि फंडिंग कर रहे हैं या जो फंडिंग करने वाली कंपनियों को, एनबीएफसीज को या बैंक्स को सपोर्ट के तौर पे इतनी बड़ी राशि चाहिए। अब 500 बिलियन डॉलर अगर आप देखें तो हमारे जीडीपी का 25% होता है, तो जाहिर है कि काफी बड़ा आंकड़ा है। कोशिश कर रही है वहां की सरकार की लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई जाए ताकि कोई डिफॉल्ट्स होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक काफी बड़ी गिरावट चूंकि आई है, 3 ट्रिलियन डॉलर का लॉस लगा है जब पूरे मार्केट को, तो ऐसी स्थिति में इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और उसी वजह से ट्रेडिंग हॉल्ट का जो फैसला लिया गया है वो अपने आप में ही ये बता रहा है कि स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। शुक्रिया प्रदीप जी इन सारी डिटेल्स के लिए। चीन के बाजार में ट्रेडिंग रोक दी गई है, भारी गिरावट को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और मेरे साथ हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट, नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, चाइना जो है, जो स्थिति हम वहां देख रहे हैं, उसका कितना प्रेशर हमारे बाजार को झेलना पड़ सकता है? क्योंकि हमने सुबह ही देखा बाजार काफी गिरावट के साथ खुले थे, अब हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहले तरीके आई थिंक जैसे जो मार्जिन ट्रेडिंग के कॉल्स प्रदीप जी बता रहे थे, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली क्रिएटिंग हैवॉक इनटू द चाइनीज मार्केट। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी भी स्लो हो रही है, इसलिए जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स होते हैं, ग्लोबल स्लो डाउन होता है, ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन है, इसका सारा एक असर शायद ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ सकता है। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस थिंग इज विद इन द इमर्जिंग स्पेस इटसेल्फ आई थिंक काफी कम ऑप्शंस बचे हैं, स्पेसिफिकली फॉर एन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव। आई थिंक चाइनीज मार्केट आप देख ही रहे हैं, ब्राजीलियन रशियन मार्केट्स में आई थिंक काफी कमोडिटी ड्रिवन है, और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में आई थिंक काफी मार्केट्स आर ट्रेडिंग टू देयर नियर टर्म वैल्यूएशंस। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडियन मार्केट्स एक रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, अपने फॉरेन रिजर्व जो है अराउंड $350 बिलियन एक कंफर्ट देता है, तो करेंसी रिस्क इज मिटिगेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। रिफॉर्म्स आई थिंक थोड़ी स्लो हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ की बिल्स एक्सपेक्टेड टू गेट पास या नहीं होंगे, बट ओवरऑल आई थिंक विद अ स्टेबल गवर्नमेंट इन प्लेस एंड अगेन द काइंड ऑफ स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग, आई थिंक कुछ रिस्पाइट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट को, स्पेसिफिकली फॉर इमर्जिंग मार्केट पर्सपेक्टिव। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट कैन बी सीन एज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मेरे हिसाब से आई थिंक इफ द चाइनीज स्लो डाउन इज फॉर रियल, और जैसे डेटा बता रहा है, आई थिंक काफी फ्लोज इंडिया में आ सकते हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वेयर एटलीस्ट देयर आर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स लुकिंग इमिनेंट। और अब सवाल आपको मैं शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। मेरे साथ हैं आर्या जी गाजियाबाद से। नमस्ते सर, बताइए कौन सा शहर है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास चेन्नई पेट्रो है और केयर इंडिया है। तो मैं जानना, मेरे पास क्या कहते हैं मनाली पेट्रो है और HPCL HUL, ये मेरे पास 30 शेयर हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनसे बाहर निकला जाए या इनका क्या मतलब फ्यूचर क्या है? जी, एक बार प्लीज रिपीट कर दें। एक आपने बताया मनाली पेट्रो, एक बताया HPCL, केयर रेटिंग, ये 3 शेयर्स, और भी किसी का नाम लिया आपने सर? चेन्नई पेट्रो है मेरे पास 200। कौन सा? चेन्नई पेट्रो। ओके, चलिए, मैं मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ आपके पास मनाली पेट्रो, HPCL और केयर रेटिंग या चेन्नई पेट्रो है, जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं। मानव जी, आपने सुने इनके शेयर्स के बारे में, चेन्नई पेट्रो का एक नाम आया, मनाली पेट्रो, HPCL और केयर रेटिंग, क्या सलाह देंगे इनमें आप? देखिए, सबसे पहले चेन्नई पेट्रो की बात करेंगे। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा सा एक हमने शार्प राइज देखा है
फ्रॉम इट्स लोज ऑफ 60 एंड वहाँ से कंटिन्यूसली चल के 190 के आसपास आ चुका है एंड जिस तरीके का मोमेंटम है मेरे हिसाब से ये स्टॉक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में 195-200 के लेवल जा सकता है, बट मैं उन्हें सलाह दूंगा कि एटलीस्ट चेन्नई पेट्रो में अपसाइड में नियर टर्म पर्सपेक्टिव में एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की जाए, बिकॉज काफ़ी हद तक स्टॉक्स ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं। एंड सेम मैं यही सलाह दूंगा उन्हें HPCL में। आप देखेंगे कि जिस तरह HPCL में भी मोमेंटम आया है फ्रॉम 565 लेवल से अभी ये स्टॉक 845 हो गया। आई थिंक ये सब लेवल्स बहुत अच्छे जोन में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके एक हॉल्ट आएगा मोमेंटम में, जिसके चलते थोड़ा सा एक पॉज या करेक्शन आने की संभावना रहेगी। तो HPCL चेन्नई पेट्रो में डेफिनेटली इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक और उन्होंने स्टॉक आई थिंक केयर रेटिंग बताया था, अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक साइडवेज टू डाउनवर्ड करेक्शन में आया है, इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। ओवरऑल जो भी इसके फॉर्मेशंस है लॉन्गर टाइम स्केल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मोमेंटम ये स्टॉक में अभी भी इंटैक्ट रहेगा फॉर द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ओवरऑल फॉर्मेशंस देखें तो ये स्टॉक एक नया हाई बना सकता है इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो ये स्टॉक में डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो करंट लेवल्स में और ले सकते हैं, बिकॉज अभी एक लोअर टेरिटरी में एंड मीडियम टर्म में एटलीस्ट 1800 के इनको टारगेट देखने मिल सकते हैं। और अब मेरे साथ गौरव जी जुड़ गए हैं। नमस्ते गौरव जी, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मेरे पास एवरेडी शेयर्स हैं 1200 एट द रेट ऑफ 100। ओके। तो मुझे जानना था कि मैं इसको अभी होल्ड करूं या फिर शुड आई सेल देम? बिल्कुल, और आपको मुनाफा भी हो रहा है, तो ये क्या प्रॉफिट बुकिंग का सही समय हो सकता है एवरेडी में या इस कंपनी में? और दम देख रहे हैं मयूरेश, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है एवरेडी में गौरव जी को अभी क्या करना चाहिए? 243 रुपए के आसपास के फायदे पर बैठे रहेंगे? क्लियरली आई थिंक एज अ डिस्क्लेमर रिसर्च कवरेज में नहीं है तो काफी डिफिकल्ट होगा बाई सेल बोलना, लेकिन विद इन द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ फ्लैश लाइट्स और बैटरी सेगमेंट में मार्केट लीडर है। 80% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम फ्रॉम दीज सेगमेंट्स इटसेल्फ। और जैसे आई थिंक ये कैपेसिटी बिल्टअप कर रहे हैं, जैसे इनकी टॉप लाइन ग्रोथ की उम्मीद है मैनेजमेंट की तरफ से, मेरे ख्याल से आई थिंक इफ दे आर एबल टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट दैट, आई थिंक दैट विल इम्प्लीमेंट वेरी सिग्निफिकेंटली ऑन देयर कैश फ्लोज। द पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है जो डेट लेवल्स इनकी बुक्स पे हैं और जो इंटरेस्ट पेमेंट से करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर आप बात करें। मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी होपफुल इन दैट फ्रंट कि ये काफी हद तक आई थिंक डेट रिडक्शन और इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो इनका साइकिल है दैट दे विल बी एबल टू इम्प्रूव। तो विद डिजिटलाइजेशन टेकिंग प्लेस, विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ बैटरी सेल्स एक्सपेक्टेड टू गो अप, स्पेसिफिकली AAA बैटरी सेल्स की बात करें हम, मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है, बट बिकॉज वी डोंट कवर इट आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ बाय और सेल। ऑलराइट, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयर पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक बाजारों का। सेंसेक्स और निफ्टी आज दोनों ही लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम 277 अंक की गिरावट देख रहे हैं, 27,886 पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 93 अंक की कमजोरी, 8,418 के लेवल पर निफ्टी है। मिड कैप भी कमजोर शुरुआत की और अब की गिरावट गहराती हुई बिकवाली के दबाव में 55 अंकों की गिरावट के साथ 13,420 पर ब्रॉडर मार्केट में कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक नजर डालें तो 923 शेयर है जो गिर रहे हैं और केवल 139 शेयर है जो बढ़ने वाले हैं। ये डिक्लाइंस की तरफ है, ये रेशियो ज्यादा दबाव बाजारों में देखने को मिल रहा है। और अब हम रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। सौदा आपका आज है दिल्ली स्पेशल। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं पंकज। पंकज जी नमस्ते, बताइए, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है आपके पास? गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 39.22। तो उसको क्या मतलब क्या फीचर है, क्या कैसा होल्ड करना है, व्हाट इज द पैटर्न? जी, वैसे ₹1 बस 50 पैसे के आसपास आप मुनाफा कमा रहे हैं पंकज जी। इसके टेक्निकल चार्ट समझते हैं मानव से। मानव, प्रतिभा इंडस्ट्रीज में क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है? देखिए, ये स्टॉक ने ऑलरेडी अपने रीसेंट हाई से जो 66 का आया था वहाँ से एक ऑलरेडी
एक अच्छा 25-30% के ऊपर करेक्शन दे चुका है एंड इन्होंने जो प्राइस में खरीदा है मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि स्टॉक को होल्ड कीजिए। इनफैक्ट डाउन साइड में 35 और 34 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर्स है, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में वो इनफैक्ट डाउन साइड ब्रीच करेगा। इनफैक्ट चांसेस है कि स्टॉक कंसोलिडेट करे आफ्टर सच अ शार्प डिक्लाइन। यूजुअली ये स्टॉक में एक साइडवेज राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन फेज आता है जो अभी ये स्टॉक में चल रहा है। मे बी 1 महीने के बाद थोड़ा और बेस बना के अगर स्टॉक चले तो यहाँ से एक बहुत अच्छे रिटर्न्स आने की संभावना रहेगी। वॉल्यूम बिल्टअप्स करंट लेवल्स में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक में अपसाइड ब्रेकआउट आने के चांसेस रहेंगे एंड नियर टर्म में एटलीस्ट उन्हें 50 to 55 के टारगेट्स एटलीस्ट 6 मंथ्स होल्डिंग टाइम फ्रेम में आने के चांसेस हैं। और अगला सवाल अश्विनी जी का एसएमएस के जरिए हमारे पास आया है। HCL इन्फो के बारे में ये जानना चाहती हैं। 200 शेयर है, 47 रुपए में उन्होंने खरीदा था। आगे HCL इन्फो में क्या करना चाहिए? 8 रुपए 55 पैसे का नुकसान इन्हें पर शेयर अभी हो रहा है। मयूरेश जी, HCL इन्फो आपको कैसे दिखती है ये कंपनी और क्या सलाह देना चाहेंगे अश्विनी को इसमें? तो क्लियरली अगेन आई थिंक कवरेज में नहीं है, लेकिन काफी न्यूज ड्रिवन होता है ये स्टॉक का, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ प्रॉब्ली एट दिस पॉइंट, ऑटो यूनिवर्स की बात करें तो जेके टायर्स काफी अच्छा लग रहा है। क्रूड प्राइस के गिरने के बाद मार्जिन्स में एक स्टेबिलिटी और अर्निंग्स एक्सपेंशन होने की उम्मीद प्लस वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव। MM फोर्जिंग्स काफी अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ टॉप लाइन ग्रोथ एंड अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल दैट इट हैज गॉट एक्सपोर्टिंग टू यूरोपियन मार्केट्स एंड US मार्केट्स ऑन द CV साइड, वहां पे एक अच्छी अपटिक दिख रही है वॉल्यूम्स में। तो आई थिंक स्पेसिफिकली आई थिंक ये दो शेयर अगर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में समथिंग लाइक PNC इंफ्राटेक, MBL इंफ्रा, जहां पे EPC ऑर्डर्स काफी हद तक बढ़ सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, आई थिंक दैट विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स आउटलुक। और अब बात करते हैं रजनीश से, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते रजनीश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास 2 शेयर्स हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 960 एट 84 एवरेज कॉस्ट एंड IDFC 550 एट 64 एंड आई वुड लाइक टू सी के लॉन्ग टर्म्स अभी कितना है, 3 to 5 years आई बीन होल्डिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। IDFC, अच्छा, आप काफी समय से भी होल्ड कर रहे हैं और आगे भी आपका नजरिया लंबा। मयूरेश जी, पावर ग्रिड और IDFC एक एक करके इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए। पावर ग्रिड क्लियरली एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। इनकी जो ROEs है स्टेबल मॉडल है, 15.5% का अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्टेडी रहती है। जिनके इनके कैपिटलाइजेशन प्लान्स है ऑफ 22,500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 years, काफी अच्छी तरह से आई थिंक इनके अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। जो इनके कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है 56,600 करोड़ के आसपास, तो अगर मैं दोनों फिगर कंबाइन करूं तो 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल जाता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ट्रांसमिशन जो इंडस्ट्री है आई थिंक देयर इज एन आउटले ऑफ अराउंड 1,80,000 करोड़ जो क्लियरली बेनिफिट करता है। तो क्लियरली आई थिंक जो लेवल्स भी उन्होंने लिया है और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मुझे लगता है आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन पावर ग्रिड। IDFC आई थिंक बैंक की ट्रांजिशन फेज चल रही है एंड क्लियरली आई थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रिटर्न रेशियोज पे एक थोड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजनिंग को करती पड़ती है SLR की तरफ, CRR की तरफ, आई थिंक दैट टेक्स अ टोल इन टर्म्स ऑफ हाउ द रिटर्न रेशियोज पैन आउट। इन्होंने कॉन्शियसली अपनी लेंडिंग कम की है टू ट्रांसलेट एंड माइग्रेट टू अ बैंक, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगी IDFC के लिए काफी स्ट्रांग रहेगी। अगेन लेवल्स दैट द इन्वेस्टर इज व्हाट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो मुझे लगता है आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद IDFC अंडर परफॉर्म करे, बट विद लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ अराउंड 2 years 3 years आई थिंक इट कैन गिव एक्सीलेंट रिटर्न्स इवन फ्रॉम द करंट लेवल। इसलिए आई थिंक दोनों स्टॉक्स को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, सो पावर ग्रिड और IDFC दोनों पर होल्ड की सलाह मयूरेश की तरफ से। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पे सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। चीन की चिंताओं की वजह से आज टाटा मोटर्स की शेयरों की भी पिटाई हो रही है। क्या है टाटा मोटर्स की चिंताएं, बताने के लिए हमारी सहयोगी सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनम, गुड मॉर्निंग। चीन को लेकर टाटा मोटर्स की चिंताएं क्या हैं? कंपनी के लिए चीन का बाजार कितना अहम है?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। टाटा मोटर्स के लिए चाइना मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चाइना मार्केट में कोलैप्स आया उसका एक भारी हिट टाटा मोटर्स के शेयर पर आपको दिखाई देगा। निफ्टी का बिगेस्ट लूजर इस वक्त बना हुआ है क्योंकि चाइना मार्केट जो है वो जेएलआर की बिक्री को 20 से 25% कंट्रीब्यूट करता है और जेएलआर के लिए मतलब चाइना मार्केट बहुत ही अहम है। ऑलरेडी काफी कंसर्न से चाइना मार्केट में जहां पर लग्जरी कार का जो डिमांड था वो यहां पर कम हो रहा था या फिर गिरावट दिखाई दे रही थी, उसकी डिमांड में गिरावट आई थी और कंसर्न्स आ रहे थे कि ये चाइना के जो जेएलआर सेल्स है वो और गिरते हुए दिखाई देंगे। इसी कंसर्न्स के कारण ऑटोमेकर्स पे काफी प्रेशर है चाइना में अपने प्राइसेस को कट डाउन करने के लिए, इस स्लोडाउन को मीटअप करने के लिए। जनवरी से मई में जेएलआर की बिक्री में 23% की गिरावट आ चुकी है, जबकि ओवरऑल चाइना की सेल्स में 4% की बढ़ोतरी हुई थी और पिछले साल की इसी तिमाही में लगभग 36% की बढ़ोतरी हुई थी। तो अब जो हाल है जेएलआर की बिक्री का वो खराब ही होते जा रहा है। आपको बता दूं टाटा मोटर्स ने चाइना मार्केट में जब एक जबरदस्त बूस्ट था लग्जरी कार के लिए, तब टाटा मोटर्स ने खुद एक जेवी की थी चाइना की कंपनी के साथ, एक प्लांट बिल्डअप किया, लेकिन ये प्लांट अब कुछ काम नहीं आता और दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रोडक्शन वहां पर बहुत ही स्लो चल रहा है और वहां पे कंपनी ने ऑलरेडी एक इवोक लॉन्च कर दिया है, वहां से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके दाम लोकली प्रोड्यूस होने के बाद भी जो दूसरे वहां पे प्लेयर्स है ऑडी या फिर मर्सिडीज, उनके एक्सपेंसिव गाड़ियों के मुकाबले भी उनके दाम बहुत ही महंगे दिखाई दे रहे। तो टाटा मोटर्स हर एक तरह से हिट हो रहा है चाइना मार्केट की गिरावट के कारण, खास करके डोमेस्टिक मार्केट में भी वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं और यही कंसर्न बढ़ता जा रहा है टाटा मोटर्स के लिए। शुक्रिया सोनम इस पूरी जानकारी के लिए। और इसीलिए शायद एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के एंड्रयू हॉलैंड ने भी टाटा मोटर्स पर बिकवाली की सलाह दी है। So, here's the spin for Tata Motors, right? A few weeks ago, people were saying, well, everyone's buying the stock markets and they're not going to buy cars. Now they've lost so much in the stock market, probably they can't afford the cars. So whichever way I look at it, Tata Motors is going to suffer from this. And there's nothing locally, to give them a fillip. So I've never been a great buyer of Tata Motors, and I think it's even at these prices, it's probably a good short. और भारतीय बाजार में गिरावट गहराती हुई, सेंसेक्स और निफ्टी काफी अंकों से स्लिप कर गए हैं। सेंसेक्स में करीब 336 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं निफ्टी 8,400 के लेवल को छू रहा है। 109 अंकों की कमजोरी निफ्टी में को 8,400 तक लेकर आ चुकी है। मिड कैप में भी ये दबाव और बढ़ता हुआ, सुबह हमने मामूली गिरावट ब्रॉडर मार्केट में देखी थी और अब ये बढ़कर 131 अंक हो गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में है। बैंक निफ्टी भी 240 अंकों से कमजोर है। इसलिए अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक नजर डालें तो गिरने वाले शेयरों की संख्या लगातार सुबह से अभी तक बढ़ गई है। 963 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, तो वहीं बढ़ने वाले शेयर्स केवल अभी 400 बाकी हैं। वेदांता, येस बैंक, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, ये सभी प्रेशर में नजर आ रहे हैं आज सुबह से ही लगातार। और अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। विजय जी मेरे साथ हैं दिल्ली से। नमस्ते विजय जी, बताइए कौन सा शेयर है, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं? जेपी एसोसिएट 72 रुपीज में 250 शेयर खरीदे। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, मेरे को एडवाइस कर दीजिए। ओके, आपकी खरीद का भाव 72 रुपए रहा, 11 रुपए 40 के आसपास फिलहाल जयप्रकाश एसोसिएट यहाँ पर है। मयूरेश जी, क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से जेपी एसोसिएट में बने रहने की आप सलाह देंगे? So clearly, I think जितनी दिक्कतों से कंपनी जा रही है, I think the core business is not performing well, regulatory concerns है, compliance issues हैं, and you are seeing the effect of all that share price के ऊपर। तो मुझे लगता है I think it will take a long time for them to resolve all these issues to get their goodwill back. So as an alternate investment within the cement space itself, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि I think जेके लक्ष्मी सीमेंट या जेके सीमेंट अगर ये ले सकते हैं डिक्लाइंस पे, I think Q1 के नंबर सॉफ्ट रहने की ही उम्मीद है। यूटिलाइजेशन लेवल स्लोली एंड स्टेडली बढ़ेगा, जैसे इनकी कैपेसिटी है एट द करंट जंक्चर। जेके सीमेंट अराउंड 11.5 MTP और जेके लक्ष्मी सीमेंट इंक्रीज कर रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं हमें लगता है काफी अट्रैक्टिव थे। तो पोस्ट नंबर्स इन Q1 आई थिंक ये स्टॉक्स को अगर ये देखते हैं तो नेक्स्ट 1 to 1.5 year विल अर्न अ डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अगला
अगला सवाल एसएमएस के जरिए शरद जी का आया है, जो जानना चाहते हैं बायोकॉन के बारे में। 600 शेयर हैं उनके पास, 435 रुपए में उन्होंने खरीदारी की थी, 31 रुपए 45 पैसे के मुनाफे पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। मानव, बायोकॉन के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहे हैं? जी देखिए, बायोकॉन अभी एक अपने शॉर्ट टर्म चैनल्स के आसपास आया है, वहाँ से एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिया। आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक में ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 470 और 475 के बैंड के आसपास। एंड ऑफन ये स्टॉक जब भी अपने ओवरबॉट जोन में आए, वहाँ से एटलीस्ट स्टॉक ने 5 to 6% का करेक्शन दिया है। अभी तक ये स्टॉक जिस तरह का लास्ट 3 से 4 महीने में मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक रिवर्सल फॉर्मेशन अभी तक कोई मीडियम टर्म रिवर्सल नहीं है। तो मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि करंट लेवल्स में उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो जरूर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, ये स्टॉक में तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, और इसी के साथ सौदा आपका में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर हम सलाह देते रहेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। वापस आइए। A2F presents Top Stock of the Hour, made for the top position. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं धीरज से, नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धीरज जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मैम मुझको पूछना था, एक तो मैम गोवा कार्बन कंपनी है, इसका मैम आज गोवा कार्बन GOACARBON गोवा कार्बन, हाँ, इसका मैम रिजल्ट आना है आज। एक तो हाँ जी, एक तो ये पूछना है, और एक मैम विनाइल इंडिया, ये दोनों मैं परचेज करना चाहता हूँ। और साथ में मेरे पास मैम नोसिल है, NOCIL के पड़े हैं शेयर मेरे पास। ओके, नोसिल के आपके पास कितने शेयर हैं? मैम 500 शेयर है 54 के रेट पे। ओके, सो एक सवाल है गोवा कार्बन पर, दूसरा सवाल आप नोसिल पर पूछ रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। आपके पास 54 रुपए पर इसके 500 शेयर हैं, 4 रुपए 7 पैसे का नुकसान यहाँ पर इन्हें हो रहा है। मयूरेश, क्या आप गोवा कार्बन को ट्रैक करते हैं? इसके बारे में बता सकते हैं इन्हें कि कैसी कंपनी है ये? अनफॉर्चुनेटली प्रियंका जी मैं ट्रैक नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली आई नॉट बी एबल टू कमेंट। ओके, और दूसरा सवाल इनका था नोसिल का। मानव, आपके पास आती हूँ, थोड़ा गोवा कार्बन अगर आप फॉलो करते हैं उसके बारे में भी बताइए, और नोसिल के बारे में भी धीरज को राय दीजिए, किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इसका? जी देखिए, गोवा कार्बन एक स्टॉक है एंड इसका चार्ट जो स्ट्रक्चर है काफ़ी इरेक्टिक स्ट्रक्चर है। हमने देखा इसमें वाइल्ड स्विंग्स ये स्टॉक में आते हुए देखा है। अपसाइड में 87-80 होता है, देन उसके बाद यू सी और डिप टू 67। सो काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं अभी ये स्टॉक अपने अपसाइड रेजिस्टेंस में। मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसे स्टॉक में नहीं रह के कोई स्मूथ स्टॉक में रहिए जिसमें अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस रहेंगे। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया आज रिजल्ट डे है एंड स्टॉक ऑलरेडी अपने डे हाई से लो है, तो अगर मैं तो उन्हें सजेस्ट करूँगा कि स्टॉक में से डेफिनेटली एग्जिट करें। नोसिल इन्होंने जिस रेट में लिया है, आई थिंक ऑलमोस्ट हाई के पास लिया, अभी ये स्टॉक गिर के 49 के आसपास आ गया है। स्टॉक में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल फॉर्मेशन लुक्स वेरी गुड। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि लोअर साइड में अगर 48 और 45 के बैंड में आए, ये स्टॉक को डेफिनेटली फर्दर एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक का जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे जाके एक नया हाई बनाएगा एंड पॉसिबली इसके चलते वो प्रॉफिट बना सकते हैं। इनको अपना टाइम फ्रेम थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, पॉसिबली 3 to 6 months टाइम होराइजन के लिए, बट डेफिनेटली द स्टॉक इज अ बाय ऑन डिप्स। और इधर भारतीय बाजार पर एक नजर डालिए, गिरावट और गहराती हुई सेंसेक्स करीब 400 अंक कमजोर 27,777 के आसपास। निफ्टी भी 8,400 के भी लेवल को तोड़ चुका है, 8,381 पर आ गया है निफ्टी। 130 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है।
ब्रॉडर मार्केट में दबाव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी गिरे हुए हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ये फासला बढ़ते जा रहा है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं और चढ़ने वाले बहुत ही कम शेयर हैं। मेरे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, काफी बुरी शुरुआत सुबह रही, फिर हमने हल्की रिकवरी देखी और अब जैसे हाहाकार मच गया है भारतीय बाजार में। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या जज कर रहे हैं आज इंट्राडे में क्या होने वाला है? इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार काफी इंपॉर्टेंट और अहम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ते हुए दिखे हैं और एक बार की जो पुल बैक की कोशिश थी उसमें अब संकेत साफ तौर पर दिखे, जो कि इतने दिनों से बाजार बाय ऑन डिप्स का दिख रहा था वो सेल ऑन राइज वाला होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स, तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन तेजी से हल्की करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कल पुट कॉल रेशियो 1.14 पर था और आज 5 बेसिस पॉइंट की कमी पुट कॉल रेशियो में अभी तक हो चुकी है शुरुआती कारोबार में। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन को हल्के करते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त बाजार में बिकवाली के प्रेशर से ज्यादा तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन करने का दबाव है। ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिवली बाजार में शॉर्ट्स बन रहे हो, शॉर्ट्स उतने ज्यादा नहीं है जितने कि बाजार में लॉन्ग अनवाइंडिंग या कम पोजीशन होने के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। और दिक्कत की बात सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी से है। देखिए, मेटल शेयरों का पिटना तो लाजमी है कि जिस तरह से कमोडिटीज के दाम तेजी से गिरे हैं उसको देखते हुए मेटल शेयरों को तो कमजोर होना ही चाहिए, लेकिन उसके विपरीत जो सेंटीमेंट कमजोर करने वाला बाजार के लिए सबसे बड़ा सेक्टर है वो बैंक्स का है। और बैंक्स में जिस तरह से 1.5-2% के आसपास की गिरावट होती दिख रही है वो ज्यादा डराने वाली है और उसी से दबाव ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि काफी हद तक मिड कैप शेयरों ने कोशिश की थी बाजार का मूड संभालने की, एक बार की मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में भी आता हुआ दिखा, लेकिन अब एक संकेत साफ है कि पिछले कई दिनों की तेजी के बाद अब मजबूत जो शेयर हुए हैं जहां पर प्रॉफिट है वहां पर लोगों को लग रहा है कि इतने ग्लोबल उतार चढ़ाव के बीच में एक बार की प्रॉफिट बुक करके इंतजार किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अब तक सिर्फ ग्रीस की दिक्कतें थी जिसे बाजार हैंडल करते हुए दिख रहे थे। ग्रीस की दिक्कतों के चलते कभी बाजार में इस तरह से पैनिक या बड़ी गिरावट के संकेत नहीं थे, लेकिन चीन में जो डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं और दुनिया भर के बाजारों को उसका जो डर दिख रहा है उसका असर साफ तौर पर भारतीय बाजारों पर इस वक्त पड़ रहा है। यानी ग्रीस से ज्यादा चिंता भारतीय बाजार को चाइना के बाजारों से हो रही है। ग्रीस को तो हमने काफी कुछ डिस्काउंट कर दिया था, लेकिन आज जो चाइना में लाल निशान दिखा है वो लाल सलाम भारतीय बाजारों को भी दिख रहा है। बिल्कुल प्रियंका, और पूरा फोकस न सिर्फ हमारा बल्कि दुनिया भर के बाजारों का अब चीन पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है, चीन के बाजारों में ऐसे देखा जाए तो कमोडिटीज की इतनी तेज गिरावट होने की कोई वजह नहीं है। वजह क्या है कि वहां के इक्विटी मार्केट्स में जो इतनी अंधाधुंध तेजी हो रही थी और लोग कहीं से भी किसी भी तरह से पैसा उधार लेकर वहां के शेयर बाजारों में लगा रहे थे, उसे थामने के लिए चीन की सरकारों ने कई सारे उपाय किए। अब उन उपायों का असर यह हुआ कि चीन के बाजार एक तरफा 25 से 27-28% पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में गिर गए। अब सरकार को लगा कि इतनी ज्यादा गिरावट होती दिख रही है, इसे थामनी चाहिए और उसे थामने के लिए सरकार ने शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाया, कुछ और उपाय करने की कोशिश की। अब उसका और उल्टा नेगेटिव असर होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं कहीं चीन की सरकार ये पता नहीं लगा पाई या वहां के रेगुलेटर्स ये नहीं समझ पाए कि इस तरह के उपायों का कितना नेगेटिव असर हो सकता है। अब उनको बाजार को ठंडा करने की जो कोशिश थी वो कामयाब तो हुई है, लेकिन बाजार जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो गए, बेरिश मोड में चले गए। और अब उसका असर यह पड़ रहा है कि जब अगर आपके पास 4 शेयर हों और अगर 3 शेयरों में नुकसान हो रहा हो तो आप चौथे शेयर में जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप बेचकर निकल जाना चाहते हैं कि चलो कहीं तो प्रॉफिट हो रहा है। वैसा ही हाल चाइना में है, एक तो शेयरों में और दूसरा एसेट क्लासेस में। अगर चाइना में रियल एस्टेट में भी अच्छी तेजी हुई है, बॉन्ड्स में अगर पैसा बन रहा है, तो अब इन्वेस्टर ये कर रहे हैं कि न सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में बल्कि दूसरे एसेट्स में भी बिकवाली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चौतरफा असर जो आता दिख रहा है उससे कमोडिटी मार्केट में कल देर शाम बड़ी गिरावट होती हुई दिखी। तो चाइना में कमोडिटीज में भी गिरावट इसी वजह से होती दिख रही क्योंकि इक्विटी मार्केट पर वहां की सरकार ने बड़े रेस्ट्रिक्शन लगाए और अब उसका असर आप दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है, वहां की कमोडिटीज की गिरावट का सबसे बड़ा असर यह पड़ता है कि अगर चाइना की कंजम्पशन में कमी आती हुई दिखती, उनके चलते कमोडिटीज के दाम और गिरते हैं, वहां पर मंदी दिखती है, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक रिकवरी के आसार कम होते हुए नजर आते हैं। और वो साफ तौर पर दुनिया भर के बाजारों को डरा रहा है कि हो सकता है अगर चाइना की तरफ से डिमांड कम होती हुई दिखे, अगर वहां से कमोडिटीज की और खरीदारी के संकेत ना आए तो फिर कैसे ग्लोबल मार्केट्स मंदी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि चाइना की इस तेज गिरावट का और कमोडिटीज की इस तेज गिरावट का असर आप दुनिया भर पर पड़ते हुए देख रहे हैं।
और हमने देखा है कि चाइना में आज ट्रेडिंग को रोक भी दिया गया है भारी सेल ऑफ प्रेशर के अंतर्गत, और इसी तरह की अब सेलिंग ऑफ भारतीय बाजार में भी अभी फिलहाल नजर आ रही है। सुबह से ही बाजार लगातार गिर रहे हैं। मेरे साथ मयूरेश है। मयूरेश, आप जो गिरावट देख रहे हैं इसमें क्या करने की आप सलाह देंगे, और चाइना से जो डर है आपको क्या लगता है? अभी अनिल जी हमें समझा रहे थे कि ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा डर बाजार दिखा रहा है, क्या आप सहमत हैं? तो क्लियरली जैसे अनिल जी बता रहे थे, आई थिंक जो रिएक्शन चाइनीज मार्केट में देख रहे हैं, द रिपरकशंस दैट वी आर सीइंग, आई थिंक थोड़े दिन और चलेगी। आई थिंक दैट विल कॉज जिटर्स, जैसे मैं पहले भी कह रहा था। आई थिंक ग्लोबल डिमांड सप्लाई पे एक प्रेशर आता है और पूरा एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि ग्लोबल डिमांड रिकवरी इन टर्म्स ऑफ बोथ जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज द कमोडिटी साइकिल रिकवरी कितना डिले हो सकता है और कितने क्वार्टर तक डिले हो सकता है। सो द रिपरकशंस विल बी फेल्ट बाय मोस्ट मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ओवरडन, स्पेसिफिकली in the case of the selling that we've seen. जून 12 से जो गिरावट आ रही है, I think that is almost wiped off $3 trillion. तो मुझे लगता है I think that's a significant amount अगर हम बात करते हैं. When it comes to the Indian markets, I think we'll be more looking at what happens in terms of developments Chinese market में आगे जाते वक्त. पर डोमेस्टिक क्यूज भी कुछ काफी सुधार वाले दिख नहीं रहे. तो मुझे लगता है I think जो हम रेंज की बात कर रहे थे, we might even touch the lower range in the next few days or weeks to come. मानो हम सुबह भी यही देख रहे थे कि, और हम बात भी कर रहे थे कि शायद 8475 8475 पहला लेवल होगा लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए, जहां पर इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर वो लेवल टूटता तो फिर 100 पॉइंट की निफ्टी पर कमजोरी, यानी कि 8375 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता हुआ दिखता है। इंटरेस्टिंग बात है कि उन्हीं लेवल के आसपास बाजार आकर रुका है थोड़ा सा, और वहां से हल्की रिकवरी की कोशिश 20 पॉइंट की होती हुई दिखी है। क्या कहेंगे आप, क्या अब लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए वो लेवल स्टॉप लॉस के तौर पर होना चाहिए, या फिर अगर किसी की तेजी की पोजीशन है अभी बेच दें, या फिर एक इंट्राडे में कोई 8425 8450 तक का उछाल मिल सकता है एग्जिट करने के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से कोई आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ने 7940 के लेवल से हमने जून सीरीज में से एक रैली देखी है। वहाँ से निफ्टी ने ऑलरेडी 500 साढ़े 500 पॉइंट की रैली देख चुका है, जो भी इसके शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स है ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं। और अनिल जी, मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप हिस्टोरिकली निफ्टी का चार्ट देखें तो जुलाई एक ऐसा सीरीज रहा है जिधर निफ्टी इन 5 से 6 सालों में निफ्टी ने जुलाई में एक टॉप बनाया है। एंड जो अभी हमें वर्ल्ड मार्केट से भी संकेत मिल रहे हैं, और आज निफ्टी भी जैसे 8400 के नीचे स्तरों के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर वो लेवल्स नीचे तोड़ के जाएगा, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म हाई जरूर बनता हुआ दिखेगा, जिसके चलते आप आगे जाके आपको एक डिक्लाइन देखने मिल सकता है। उसका एक कारण ये भी है कि आपके जो भी पैरामीटर्स डेली चार्ट में है वो काफी एग्जॉस्शन मोड में आ चुके हैं। लास्ट 2-3 दिन में हमने देखा है कि मार्केट ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव अप नहीं देखा है, करीब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखा है, एंड कोई स्टॉक्स में डिक्लाइन देखा है। सो 8400 लेवल्स तोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, एंड अगर उसके नीचे गया तो 8350 के नीचे जाएगा तो एक सीरीज ऑफ सेल ऑफ आपको देखने मिल सकता है, जिसके चलते एटलीस्ट 8200 के टारगेट्स पॉसिबली इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल गिरावट की आशंका बढ़ती हुई दिख सकती है, और ऐसे में आप उछाल में बिकवाली करके चलें, ये रणनीति सही हो सकती है। लेकिन मयूरेश, एक बात ये तय है कि कमोडिटीज के दाम कमजोर होंगे, क्रूड के दाम गिरेंगे, तो लॉन्गर टर्म में भारतीय बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव तो है। ऐसे में क्या कहीं कोई मौके ढूंढने चाहिए निवेश करने के इस तरह की तेज गिरावट में? क्लियरली अनिल जी, आई थिंक कमोडिटी फॉल के बाद, और अगर कमोडिटी फॉल ये जारी रहता है तो इट विल बेनिफिट द इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो आई थिंक जो हम रिकवरी की बात कर रहे थे सेकंड हाफ ऑफ FY16, एंड इफ कमोडिटी प्राइसेस स्टे बिनाइन एज द वे दे आर, क्रूड हो, कोर मेटल्स हो, आयरन ओर हो, कुकिंग कोल हो, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स फॉर इंडियन कंपनीज। हाउएवर ऑन द अदर साइड हमें ये भी देखना चाहिए कि जो अर्निंग्स रिकवरी होगी वो एक स्लो और बहुत ग्रेजुअल होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ अर्निंग्स रिकवरी in a V-shaped manner. तो in that sense itself, I think जो markets factor in करने की कोशिश कर रहे हैं, if it gets delayed by a quarter or two, तो you're definitely going to postpone earnings, and the markets will get re-rated only on the earnings cycle. क्योंकि ये जो concerns होते हैं, I think ये short to medium term रहते हैं, but from a longer time perspective, I think earnings is what rules over the market. तो मेरे हिसाब से I think with the fall in commodities that you're already witnessing, और जो structural business models हम देख रहे हैं, चुनिंदा कंपनी टायर स्पेस में थे, हमें काफी अच्छी लग रही है, they've already got good business models,
and with fall in rubber prices and crude oil derivative prices, it will have an impact. OMCs ने आपको already एक reflection दिखा दिया है शेयर प्राइस पे, and if the crude oil price decline continues, एक बहुत definite positive impact आता है. FMCG specifically paint companies जो crude oil और crude oil derivatives use करती है, I think that can have a huge amount of positive impact if it stays in this range over the next few weeks or months. तो मेरे ख्याल से I think काफी positives हैं, लेकिन एक stock specific approach रखना चाहिए within these sectors. ओके, सो ये गिरावट सही मौका हो सकती है नए निवेश के लिए. टायर और पेंट बिजनेस से जुड़े कुछ कंपनीज पर जरूर नजर डालें. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. लें ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी. बाजार में गिरावट का माहौल यहां पर आपको दिखेगा और 8,400 के भी नीचे फिसलता हुआ निफ्टी अब 8,385 का लेवल, 125 पॉइंट का नुकसान निफ्टी में 1.5% नीचे और सेंसेक्स 380 अंक लुढ़कता हुआ इस वक्त. मिड कैप इंडेक्स में 1.25% के आसपास की कमजोरी दिखेगी आपको और बैंक निफ्टी 1.5% कमजोर है. चाइना से जो तेज गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है उस पर बातचीत करते हैं हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. शर्मा साहब, स्वागत है आपका. सुबह जब आपसे बात हो रही थी आपका ये कहना था कि ये दिक्कतें बड़ी है और बाजारों में सतर्क रहने की जरूरत है, गिरावट की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है. अब वैसा होता दिख रहा है. एक और अहम लेवल 8,400 को निफ्टी ने तोड़ा है. कैसे सेंस कर रहे हैं आप बाजारों में, खासतौर से तब जबकि चाइना में ट्रेडिंग रोक दी गई है, और क्या ये डर फिर वाजिब है कि जब ट्रेडिंग शुरू होगी और गिरेंगे बाजार? जी, इसमें मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आप लिक्विडिटी बाजार को सस्पेंड करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो वो सही मायने में आपका बाजार को अनहेल्दी बनाता है. तो ऐसे वक्त के अंदर यूजुअली जो मार्केट्स खुली रहती हैं वहां पे उस बात का सेलिंग प्रेशर बनता है. एक जो चेंज मैं देख रहा हूं कि शुरुआती दौर में अभी पिछले कुछ सप्ताहों से हमारा मार्केट जो इंट्राडे जो लो बनाता था उसको फिर वो तोड़ता नहीं था और ऊपर जाके निकल जाता था, लॉसेस को हजम कर जाता था. तो ये आज पहला दिन है जब ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि दिन में जो अंतर्राष्ट्रीय क्यूज के ऊपर जो नेगेटिव तो उन्होंने लोअर लो बनाया उसको तोड़ के मार्केट नीचे गया है. तो मेरे ख्याल से ये बड़ी चाल हो सकती है मार्केट की इस वक्त, जिसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो जब तक ये वापस अपने लेवल 8,500 के ऊपर नहीं आता तब तक मेरे इस बॉटम फिशिंग की आवश्यकता नहीं है. ओके, फिलहाल बॉटम फिशिंग ना करें, लेकिन फिर क्या वापस से वही 8,000 या उसके आसपास के लेवल्स आ सकते हैं? क्योंकि चाइना तो दिक्कत बड़ी बन ही रहा है, ग्रीस की समस्याएं भी सुलझी नहीं है. जी, अभी जो नई चीज ये हो जाएगी कि जो पहले जो समस्या थी वो तो सुलझी नहीं है और नई समस्या अब खड़ी हो गई है, और उसका जो अनुपात है मार्केट ग्रीस को थोड़ा बहुत फिर भी मार्केट के अंदेशे में था. चाइना मेजॉरिटी लोगों के होराइजन पे है ही नहीं, तो वो रिस्क खड़ा हो गया जिसके लिए मार्केट तैयार नहीं है. तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से वापस हो सकता है वो लेवल देखने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी एक बार यूरोप खुलने तक और थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि वहां के मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं. अन्यथा मेरे ख्याल से ये जो लेवल्स हमने पहले देखे हैं वहां तक जा सकता है मार्केट. इसी के साथ यहाँ हम अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहेंगे. वीके शर्मा जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. चाइना का क्राइसिस भारतीय बाजार में रिफ्लेक्ट हो रहा है और अब यूरोपियन बाजार पर रहेगी नजर. अनिल जी, धन्यवाद आपका भी. साथ ही हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश और हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो जुड़े थे मानव चोपड़ा, इन सभी का धन्यवाद. लेकिन एक नजर बाजार पर जरूर डालिए. सेंसेक्स और निफ्टी में चिंता गहराती हुई नजर आ रही है. सेंसेक्स कमजोर है, करीब 400 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में नजर आ रही है. वहीं निफ्टी भी 8,400 के अहम लेवल को तोड़ते हुए 8,378 पर आ गया है. मिड कैप में भी ये दबाव है. अनिल सिंह भी हमारे मार्केट एडिटर, उनके पास सीधा चलते हैं. अनिल जी, शुक्रिया प्रियंका. और इस बीच बाजार में 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट फिर से होते हुए दिख रही है. दिन के लो पॉइंट पर बाजार पहुंचता हुआ दिख रहा है. 8,375 का लेवल है जो आज का लो है. वहां पर फिर से जो 20 पॉइंट की रिकवरी दिखी थी वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखी और बाजार अब नए लोस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं. तो साफ तौर पर दबाव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त बाजार में. हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. अजय जी, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर. आप तो लगातार कह रहे थे कि बाजार में 8,500 के लेवल के आसपास थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. ये बाजार मौके आसानी से देगा आपको खरीदारी के, लेकिन ये मौके चीन से आएंगे इसका शायद अंदाजा नहीं था. नहीं, ये चीनी बहुत हमें कड़वी पड़ गई, तो हमें ज्यादा अपने अर्निंग से डर लग रहा था. बट इस तरह से कॉन्टेजियन अनिल जी जब फैलता है ना, तो जब वो ऐसा बिकवाली का दौर आता है कि ट्रेडर कहते हैं जहां बिके वहां बेचो. अब आप चीन का मार्केट देखिए तो लगभग
1300 कंपनीज ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया है। 43% मार्केट आज ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, हांगकांग मार्केट बेच रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल फिर देख रहे हैं मुझे एशिया से पैसा निकालना है, कौन सा मार्केट खुला हुआ है, इंडिया मार्केट अच्छा है, इंडिया बेचो। तो वो हमारे को क्षति हो रही है। ये इंडिया स्पेसिफिक कॉज नहीं है, मोर ये कॉन्टेजियन का इशू है अनिल जी। तो ऐसे में चाहे गिरावट का रीजन कुछ भी रहे, लेकिन क्या लगता है आपको, ये गिरावट सस्टेनेबल है या फिर चीन के बाजारों का एक नी जर्क रिएक्शन है, जो वहां की सरकार, वहां के रेगुलेटर्स वहां के बाजारों को कभी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गिरावट थामने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं और दुनिया भर के बाजारों को कंफ्यूज कर रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, आज एक कमेंट्री भी आई कि अगर आप रूल्स ऑफ द गेम हर रोज बदल देंगे, कभी आप कहते हैं आप इधर से पैसा ला सकते हैं, फिर कहते हैं ये पैसा अलाउड नहीं है, इस तरह का पैसा अलाउड है। एक बड़ी अच्छी बात अनिल जी आप अपने रिसर्चर से भी निकलवाई है कि पेट्रो चाइना कल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी बन गई। जब पूरे ऑयल मेजर्स दुनिया भर में गिर रहे थे कल और परसों, कल मंडे को 7.7% ऑयल की प्राइस गिरी, सारे ऑयल मेजर्स गिर गए। वो पेट्रो चाइना 10% बढ़ गया कल, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं सब स्टेप इन करके अपनी कंपनियां खरीद रहे हैं। तो इस तरह फिर मार्केट बनता नहीं है। वो मार्केट की जो ट्रस्ट है वो काफी टूट गया है। अब दूसरा है, एक इनका आंकड़ा निकला अनिल जी अभी कि जो ये सर्वे करते हैं कि 15 दिन पहले भी 75% जो रिटेल निवेशक हैं वो पॉजिटिव थे, वो अभी घट के 40% रह गया कल तक। आज की गिरावट के बाद और कम हो जाएंगे। तो ये जो 9 करोड़ रिटेल निवेशक हैं चाइना में जो स्टॉक मार्केट में हैं लेवरेज पोजीशन बना के, अब उनकी जब हानि हो रही है, और जो स्मॉल कैप मार्केट था उनका वो था 108 टाइम्स प्राइस अर्निंग पे, वो प्राइस अर्निंग अब 55 टाइम आ गया है पिछले 2 हफ्ते में ही। तो इतना वो ओवरब्लोन मार्केट था। आप याद करिए हमारा .com जब बबल हुआ तब भी ग्लोबल मार्केट 44-45 टाइम्स थे प्राइस अर्निंग। 100 टाइम से ऊपर प्राइस अर्निंग कोई मार्केट पहुंच जाए और वो लेवरेज के तौर पे बैठा हो मार्केट, तो टूटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स यूफोरिया में जब आए तब वो मार्केट चाहे हिंदुस्तान के हो, चाइना के या फिर कोई और, वहां पर उनके लिए पैसा बनाना काफी मुश्किल काम है और चाइना के वैल्यूएशंस बेहद महंगे, जिसे अजय बग्गा साहब भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज एक क्विक चेक चाइनीज गिरावट पर देने के लिए। तो साफ तौर पर चाइना के बाजारों का असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। दिन के लो पॉइंट पर जाते हुए दिख रहे हैं बाजार। 450 अंकों का बड़ा कट है अब सेंसेक्स पर। निफ्टी 140 अंक नीचे और बैंक निफ्टी में 0.25% की गिरावट होती दिख रही है। तो चौतरफा गिरावट का माहौल यहाँ पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे और फोकस होगा उस मार्केट पर जहां पर इक्विटी से ज्यादा गिरावट है, ज्यादा कोहराम है। जी हाँ, कमोडिटीज की हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।